हम अध्ययन कर रहे हैं महान चित्रकार अति यथार्थवादी चित्रकार सैलरिस्टिक पेंटर सल्वाडोर दाली के बारे में। जो कि जिनका जन्म कैटालोनिया स्पेन में हुआ था। स्पेनिश कलाकार थे और अपनी अति यथार्थवादी कलाकृतियों के लिए जाने पहचाने जाते हैं। और अति यथार्थ कला का अगर हम चित्रकला के क्षेत्र में बात करें तो दाली को ही प्रमुखता से इसका प्रतिनिधि चित्रकार के रूप में माना जाता है। तो दाली के कुछ चित्रों के बारे में अध्ययन किया जिसमें द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी प्रमुख है। इसमें पिघलती हुई घड़ियों को एक विचित्र वातावरण में दिखाया और जो कि मोम के समान पिघल रही हैं या लचीली हो गई हैं, लचीलापन आ गया उनमें। और उसके अलावा उनके अंदर कीड़े खाते हुए समय को एक तरह से ये दर्शाया है। कहीं कहीं हमें उसमें प्राकृतिक वातावरण की भी झलक मिलती है, परंतु मूल रूप से ये पूर्णतः अति यथार्थवादी चित्र है। आज हम उनका एक और प्रसिद्ध चित्र द बर्निंग जिराफ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1837 में बनाया था और पैनल पर ये ऑयल कलर में है। और इसका जो साइज़ है वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10.6 बाय 13.8 इंच का है। काफ़ी छोटे चित्र हैं। अब यहाँ से ये भी हमें ज्ञात होता है कि चित्रों का साइज़ कई बार मैटर नहीं करता, उसका कंटेंट, उसका प्रेजेंटेशन, वो कलाकार की ज़िंदगी जो है उस चित्र के साथ जुड़ी होती है और वही उस चित्र को महान या प्रसिद्ध बनाती है। द बर्निंग जिराफ जो है, इसमें अगर मूल रूप से हम देखें तो एक नीले रंग के वातावरण में, जैसा हमने उस चित्र में भी देखा था द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में, उसमें भी चित्र जो है पृष्ठभाग में दृश्य चित्र के भांति दो भागों में बटा होता है, पृष्ठभूमि और अग्रभूमि। और पृष्ठभूमि में होराइजन है और कुछ पहाड़ बने हुए हैं। वैसे ही यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पृष्ठभूमि में विस्तृत आकाश है, नीला भी जो है वो टर्कोइश ब्लू के समान है। उसके अंदर वह आकाश का नीलापन नहीं है, एक सामान्य नीला रंग जो होता है उस तरह का नीलापन नहीं है। और अग्रभूमि जो है वो गहरे रंगों में है, काले भूरे रंगों में है। ये मूल रूप से ये नीले और काले भूरे रंगों का ही मेल है इस चित्र में। इसमें बहुरंगी वर्ण योजना का प्रयोग नहीं किया गया। और इस पेंटिंग में से दाली ने कहा है कि यह पेंटिंग से गृह देश में गृह युद्ध की लड़ाई के साथ अपने व्यक्तिगत संघर्षों का पता चलता है। विशेषता नीली महिला आकृति में खोले गए दराज हैं, जो कि बाद में डेट पर फेमे फोकिक्स पूंछ वाली हड्डी वाली महिला के रूप में वर्णित है। इसमें दो महिलाएं चित्रित हैं, एक आगे एक बड़े आकार में है और थोड़ा सा उससे पीछे दाईं तरफ छोटे आकार में है। दोनों ही खड़ी हुई महिलाएं असामान्य रूप से लंबी हैं। उनकी एक की कमर लचीली दिखाई गई है और चेहरे के नाम पे केवल एक मुंड है। और इस महिला के शरीर में से ड्रॉर निकले हुए हैं। महिला आकृति जो है एक हाथ ऊपर उठाए, पीछे वाली महिला एक हाथ ऊपर उठाए हुए और उसके हाथ में संभवतया एक मांस का टुकड़ा है। उसके पीछे से भी सीढ़ी निकली हुई है। और ये दोनों ही आकृतियों को एक तरह से संबल देने के लिए या उसको सहारा देने के लिए उसमें से कुछ लकड़ी जैसी आकृतियाँ निकली हुई हैं जो उसको सहारा दिए हुए हैं। बड़ा ही विचित्र सा वातावरण है। कहीं कहीं इसमें भय और घिन्न का भाव भी आता है। पीछे जो पृष्ठभूमि में जहाँ पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ एक जिराफ, जो कि मूल रूप से गहरे काले रंगों में या केवल छाया के प्रतीक के रूप में ही दिखाई दे रहा है, उसको जलता हुआ दर्शाया है। तो यहाँ जो मूल विषय उभर के आया है द बर्निंग जिराफ, वो इसी जिराफ
की दृष्टि से आया है। और इसमें ये तीनों ही आकृतियाँ बड़ी रोचक और रहस्यमय नज़र आती हैं। और जो अग्रभूमि में जो दो महिलाएं आकृतियाँ, जिसमें से एक की छाती ऐसे जैसे ड्रॉर खुल रहे हैं उसमें से, और पैर में से एक के पैर में से भी ड्रॉर निकल रहे हैं, जैसे ड्रॉर हमारी लकड़ी की अलमारी में या लकड़ी के जो हम सिटिंग टेबल, रीडिंग टेबल होती है उसमें ड्रॉर्स होते हैं कई, वो हैं। और उन दोनों के आस पास में शायद पिघलती हुई घड़ियां हैं, जो दाली के पिछले जो हम चित्र के बारे में पढ़ा, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, उसके समान है। और अपनी पीठ के पीछे से बैसाखी जैसी वस्तुओं द्वारा ये सहारा देती हुई नजर आ रही है। त्वचा के नीचे की मांसपेशियों के ऊतकों को हाथ, अग्रभाग और चेहरे के पास से नीचे खींचा जा रहा है। ये सब बड़ा ही विचित्र और डरावना सा प्रतीत होता है। और लाइट एंड शेड है वो भी काल्पनिक है। मूलतः उसी नीले आकाश में से ही वह आकृतियाँ उसी नीले रंग और काले भूरे छाया प्रकाश की वजह से नज़र आ रही हैं। और इन आगे वाली आकृति की छाया भी उसे और रहस्यमय बना रही है। तो ये चित्र इस तरह से पूर्ण रूप से एक बड़ा ही रोचक और बड़ा ही रहस्यमय वातावरण पैदा कर रहा है। और इसके अपने मायने भी हैं। और छोटे आकार में होने के बावजूद भी ये चित्र बड़ा ही प्रसिद्ध है। और इसके अभी ये बेसिल म्यूज़ियम में स्थित है। दाली की अगर हम कला की विशेषताओं की बात करते हैं तो इसके चित्रों में असाधारण चित्र कौशल व माध्यम प्रभुत्व का प्रमाण मिलता है। अचूक रेखांकन, आकारों का ठोसपन व मनोहर रंग संगति की दृष्टि से उनकी प्राचीन कलाकारों के समान निपुणता का उनका चित्र ईसा का क्रूसिफिक्शन चित्र है। अन्य अति यथार्थवादी चित्रकार होन मीरो, आंद्रे मासो तथा इन तांडवी की अति यथार्थवादी चित्र सृष्टि का उद्गम उनकी स्वयं चालित क्रिया है। जबकि दाली की कला के पीछे योजना तथा अभ्यास का सामर्थ्य भी है। इन दोनों की, इन चित्रकारों को और दाली के चित्रकारों के कला शैली के बारे में या उनके सृजन के बारे में ये बात की जा रही है कि जहाँ आंद्रे मासो मीरो और इन तांगवी के चित्रों में एक ऑटोमेटिव स्वचालित प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत उनके पीछे कोई चित्र की कोई पूर्व योजना या अध्ययन या मनोविज्ञान का अध्ययन, इस तरह की कोई भावना नहीं है। वो स्वचालित क्रिया से वह चित्र बनाते हैं। जबकि इनके अगर हम दाली की बात करें तो उनमें वैद्यकीय मनोविज्ञान का अध्ययन उसमें शामिल है। और सभी कलाकार मानसिक विकृति से पीड़ित रहते हैं। ये निश्चित किया कि इस विकृति का निर्माण बाह्य प्रभावों के कारण होता है। अंत में ये कलाकार का अपरिवर्तनीय स्वभाव बन जाती है। इस विकृति से संचालित सृजन क्रिया को समालोचक क्रिया कहते हैं। दाली ने आभूषणों के नए डिजाइन भी तैयार किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका ने अति यथार्थवाद की भूमिका निर्वाह किया था। और दाली का कथन है कि वह यथार्थ को परिवर्तित करके अपनी कल्पना के अनुकूल पर चित्रण में प्रयुक्त करता है। तो इस प्रकार से दाली का जो चित्रण है वह पूर्णतः अति यथार्थवादी है। और उनकी जो मनोभाव हैं, मनोवैज्ञानिक मनोभावों को मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर चित्रण करने का प्रयास किया। और इसी वजह से आज हम उनको महानतम चित्रकारों की श्रेणी में गिनाए जाते हैं। उनका व्यक्तित्व भी अद्भुत था। और इसी वजह से उनके व्यक्तित्व कृतित्व को देखते हुए आज कहीं पे भी अगर हम अति यथार्थवाद और दाली का नाम लेते ही दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं।
तो इस प्रकार हमने इस आद्दाली के बारे में अध्ययन किया। आने वाले लेक्चर में हम अन्य कलाकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।